इसी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कुछ और अलग टाइप के एप्लीकेशंस में। और आज जो हम लोग एप्लीकेशंस देखने वाले हैं उसमें हो सकता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के साथ साथ हमको कुछ और भी अप्लाई करना पड़े, मे बी वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी एक तरह से कंबाइंड एप्लीकेशंस हो गए। तो नेक्स्ट चाहो तो हेडिंग डाल दो, कंबाइंड applications of conservation of linear momentum and energy। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी। अब देखो इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा ना, तुम्हें दोनों कंजर्वेशन एक तो क्लियर होने चाहिए सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम कब अप्लाई कर सकते हैं, क्या कंडीशन है? तो उसकी कंडीशन ये है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम जीरो है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जीरो होगा, तो अगर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जीरो है तो हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। उस केस में हमें लीनियर मोमेंटम में जो वेलोसिटी लेनी होगी वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाली लेनी होगी। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब अप्लाई कर सकते हैं और कब नहीं अप्लाई कर सकते हैं? तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लिए स्टेटमेंट ये था कि अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल है। कंजर्वेटिव फोर्स में हमारे सामने स्प्रिंग फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, पहले एग्जांपल से ही समझते हैं। तो सपोज फर्स्ट एग्जांपल है, मान लेते हैं ये ब्लॉक्स दिए हुए हैं, ये ब्लॉक है सपोज 2 kg और ये ब्लॉक है सपोज 3 kg, और ये 2 kg ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड से 3 kg ब्लॉक की तरफ जा रहा है, और वो जो 3 kg ब्लॉक है उससे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट सपोज 100 दिया हुआ है SI यूनिट्स में। ठीक है, और सारी की सारी सरफेसेस जो है वो स्मूथ है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन इसमें ये है, हमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और बी पार्ट में हमें निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। खैर जो भी निकालना है वो बात की बात है, पहले हमें ये बताओ कि होगा क्या। जैसे हमने 2 kg को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी है तो क्या होगा, पहले थोड़ा ये विजुलाइज करो, होने क्या वाला है। क्यों भाई? 2 kg वाला मास स्प्रिंग तक जाएगा, उसको कंप्रेस करेगा, और सर जब तक केक्स का फोर्स मतलब उसकी वेलोसिटी को जीरो नहीं कर देगा तब तक कंप्रेशन मतलब उधर साइड से वो आगे बढ़ता रहेगा। और सर केक्स का फोर्स जो लगेगा वो 3 kg पे बाहर की तरफ लगेगा, तो उस पे वो बाहर की तरफ पुश करेगा। हाँ मतलब तुमने बताया तो सब सही है, बट सब मतलब सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है। देखो जब तक ये स्प्रिंग को टच नहीं करता है तब तक तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। क्यों भाई? जब तक ये स्प्रिंग को टच नहीं करता है तब तक उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। अब समझना, जैसे ही ये स्प्रिंग को टच करेगा इसकी वेलोसिटी है 10 और इसकी वेलोसिटी है 0। समझना ध्यान से। तो क्या स्प्रिंग कंप्रेस होगा? स्प्रिंग कंप्रेस इसलिए होगा क्योंकि स्प्रिंग का एक एंड का वेलोसिटी 0 है और दूसरे एंड की वेलोसिटी 10 है, जैसे कि फिगर में दिख रहा है। इसका मतलब वो जो 10 वाला है वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो जैसे ही स्प्रिंग कंप्रेस होगा, ध्यान से समझना इस बात को, जैसे ही स्प्रिंग कंप्रेस होगा इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स इधर लगने लगेगा और इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स इधर लगने लगेगा। बताओ, अब जैसे ही ये स्प्रिंग फोर्स लगना शुरू होंगे तो 10 के बारे में क्या कहोगे, 10 बढ़ेगा या कम होगा? जो 10 वाली कम होने लगेगा। कम होगा सर। क्या वो 10 वाली वेलोसिटी कम होने लगेगी? यस सर। अच्छा, व्हाट अबाउट जो 0 था?
कि इंक्रीज होने लगेगी। इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगेगी। बोलो। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो 3 kg है इसकी वेलोसिटी v1 बढ़ेगी और ये जो 2 kg है इसकी वेलोसिटी कम होगी। अब मुझे बताओ कि स्प्रिंग कंप्रेस कब तक होगा? सर जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती। हाँ, स्प्रिंग कब तक कंप्रेस होगा? तो क्या ये बोल सकते हैं कि स्प्रिंग तब तक कंप्रेस होगा जब तक कि ये v2 v1 से बड़ा है? कहने का मतलब है कि दोनों ब्लॉक्स के बीच का डिस्टेंस जब तक कम हो रहा है तब तक स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है। और ऐसा कब तक होगा? जब तक पीछे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी आगे वाले ब्लॉक से ज्यादा है तब तक वो उसको अप्रोच करेगा, यानी कि स्प्रिंग कंप्रेस होगा। और क्योंकि v2 लगातार कम होता जा रहा है और v1 लगातार बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा कि दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। एक ऐसा मूवमेंट आएगा जब दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम होगी और वो मूवमेंट होगा जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। उसके बाद और स्प्रिंग कंप्रेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फिर 3 kg की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी और 2 kg की वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ की तरफ बढ़ने लगेगा। तो नेचुरल लेंथ से मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, फिर मैक्सिमम कंप्रेशन से नेचुरल लेंथ आएगा। तो पहले जो मैंने इतनी कहानी बताई सब क्लियर है? यस सर। बोलो। सर हाँ बोलिए। तो ये पूछा था कि जैसे वेलोसिटी जब सेम होगी तब मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, कि जब काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तब मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा? वेलोसिटी सेम होगी। तुम ये बताओ ना, अपने आप से सोच के बताओ, तुम जो डाउट पूछ रहे हो अपने दिमाग से सोचो, तुम्हें जवाब खुद ही मिलेगा। कि जैसे ये 2 kg ब्लॉक है और ये 3 kg ब्लॉक है, दोनों के बीच में स्प्रिंग कांटेक्ट हो चुका है और ये आ रहा है आगे v1 से और ये आगे जा रहा है v2 से। तो तुम मुझे बताओ कि स्प्रिंग में कंप्रेशन किस कंडीशन में होगा? सर जब वेलोसिटी वाली जो फोर्स होगी वो जब स्प्रिंग कांस्टेंट के मतलब स्प्रिंग के फोर्स से बराबर हो जाएगी मैं तब तक होगा। सिंपली ये बोल रहा हूँ कि ये जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ L कब तक कम होगी? सर मेरी स्क्रीन पे आ नहीं रहा है सर जो आप देख रहे हो। तुम्हारी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो फिर रीज्वाइन करो एग्जिट होके। अभी क्या बताऊं, बाकी लोगों की स्क्रीन पे सब आ रहा है ना? यस यस सर। हाँ सर आ गया डन डन। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो L है ना, ये L कब यस सर। तक कम होगा? L तब तक कम होगा जब तक V1 जो है वो V2 से बड़ा है। अच्छा सर ओके। ये बात नहीं समझ में आ रही है कि पीछे वाला जो ब्लॉक है वो जब तक आगे वाले को अप्रोच कर रहा है तब तक उनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। और V1 कम हो रहा है, ये बात तो क्लियर ही है। V1 क्यों कम हो रहा है? V1 इसलिए कम हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, V2 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि दोनों सेम हो जाएंगे और जब दोनों सेम होंगे तब मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में आएगा। ठीक है ना? तो इतनी बातें अपने शब्दों में लिख लो अपनी कॉपी में। मैं आगे लिख देता हूँ क्या क्या चीजें निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो निकाल रहे हैं VCM। तो VCM कैसे निकाल सकते हैं? VCM निकालने के लिए तो हम लोग यूज कर सकते हैं M1V1 प्लस M2V2 अपॉन M1 प्लस M2। बोलो। तो ये बताओ VCM कांस्टेंट होगा या VCM चेंज होगा? क्यों भाई? F एक्सटर्नल X डायरेक्शन में 0 है ना इस केस में, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि इस सिस्टम का जो VCM होगा वो कांस्टेंट होगा। F एक्सटर्नल X डायरेक्शन में इसलिए 0 है क्योंकि जितना स्प्रिंग फोर्स पीछे वाले पे लेफ्ट पे लगेगा उतना ही स्प्रिंग फोर्स आगे वाले पे राइट पे लगेगा। तो अगर हम कंप्लीट सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो कंप्लीट सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है मतलब VCM कांस्टेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है। दोनों बातें बोल सकते हैं, इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है। तो VCM निकालने के लिए हम कोई भी V1 V2 लिख सकते हैं, स्टार्टिंग वाले लिख दो। तो स्टार्टिंग वाले अगर लिखेंगे तो ये बनेगा 2 kg इंटू 10 प्लस 3 kg इंटू 0 और अपॉन 2 प्लस 3। तो देखो यहाँ से VCM कितना आ जाएगा? तो VCM की वैल्यू सबसे पहले आ गई 4 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट। फिर दूसरा हम लोग अप्लाई करेंगे यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, और यहां पे लिख देंगे स्प्रिंग विल
compress till V1 is equal to V2। तो जब तक V1 V2 इक्वल नहीं हो जाते तब तक स्प्रिंग कंप्रेस होगी। तो मान लेते हैं कि जब V1 V2 इक्वल हो गए उस वक्त सिचुएशन ये है, तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी भी सपोज v है और इसकी वेलोसिटी भी सपोज v है, ठीक है। और ये जो स्टेट आएगी इसी को हम लोग बोल रहे हैं दिस इज मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट। ये स्टेट है मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाएं तो इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे 2 × 10 और फाइनल मोमेंटम देखो क्या बनेगा, तो क्या फाइनल मोमेंटम 2 + 3 × v हो जाएगा। तो उस वक्त v की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर/सेकेंड। और अगर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो हमको मैक्सिमम कंप्रेशन भी मिल जाएगा। √0.8 आ रहा है सर मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ 2 kg × 10²। इनिशियल स्प्रिंग एनर्जी 0, दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी भी 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब लिखेंगे तो चाहो तो दोनों की एक साथ लिख दो क्योंकि वेलोसिटी तो दोनों की सेम ही है ना, और प्लस हाफ k x max²। तो k का वैल्यू रख दो, x max निकल आएगा। देख लो, निकाल लो, बताओ कहीं डाउट है तो इस पूरे प्रॉब्लम में। कोई भी बात अगर नहीं क्लियर है तो बताइए। सर कॉमन वेलोसिटी आने के बाद तो फिर कुछ होगा नहीं, उसी से मूव करता रहेगा पूरा सिस्टम उसी नहीं, वेलोसिटी। बाद क्या होगा ना, उसके बाद अलग हो जाएंगे ना, क्योंकि इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, तो आगे वाले की वेलोसिटी बढ़ेगी, पीछे वाले की वेलोसिटी कम होगी। तो एक्चुअली दोनों अलग अलग हो जाएंगे। बट सर एट द टाइम उसी समय थोड़ी ना अलग होंगे सर, अरे धीरे धीरे एक्सटेंशन होगा, जब नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी तब अलग होंगे। हाँ हाँ, वही मतलब है। तो अभी से बढ़ना शुरू होगा, इधर से कम होना शुरू होगा, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आना शुरू होगा, बाद में फाइनली अलग हो जाएंगे फिर से। बोलो सर, वो जो आपने सेकंड स्टेप में v = 4 मीटर/सेकंड निकाला है सर, वो आप फर्स्ट स्टेप से डायरेक्ट रख दे सकते थे। हाँ, डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे, VCM आएगा ना वो। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि दोनों का कंप्रेशन मैक्सिमम तब होगा जब दोनों की वेलोसिटी उसके VCM के बराबर हो जाएगी, ये भी बोल सकते थे। बोलिए, क्लियर है? यस अच्छा सर। ऑलराइट सर हाँ बोलिए। सर इसमें जो मतलब मोमेंटम कंजर्व है और जो VCM कांस्टेंट है, ये बस दोनों एक ही केस के कारण है कि F एक्सटर्नल 0 है। जी, मतलब एक ही बात को बोलेंगे, दो अलग अलग तरीके हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन। देखो अभी तो फिलहाल हम लोग चैप्टर ही यही वाला कर रहे हैं जिसमें मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन ये सब लगेगा, बट धीरे धीरे ये है एक्सपीरियंस से पता चल जाना चाहिए कि कहाँ किस क्या पूछा हुआ है, कैसे दिया हुआ है। देखो जैसे ये क्वेश्चन ट्राई करिए आप। इसमें कह रहा है कि एक ब्लॉक ए है जिसका मास दिया हुआ है 6m और उसका रेडियस है a, रेडियस का एक ग्रूव है उसमें। सर रुकिए सर, थोड़ा ट्राई करते हैं ना सर। मैं खाली क्वेश्चन ही बोल रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। ये स्मॉल m हो गया, रेडियस उसका a दिया हुआ है। देखो चलो चलो पढ़ो करो। देखो इस क्वेश्चन में ही पहले सिचुएशन विजुलाइज करो। सबसे पहले क्वेश्चन
सॉल्व करने में जंप करने से पहले विजुअलाइज करो क्या हो रहा होगा। तो देखो जब हमने स्मॉल एम को यहाँ से छोड़ा ना तो ये स्मॉल एम इधर की तरफ आएगा, ये बात तो सबको समझ में आती है। लेकिन जैसे जैसे ये स्मॉल एम नीचे उतरेगा ना ये 6m भी इधर की तरफ जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा ये बताओ। ये सर जाएगा। क्यों जाएगा, कौन से फोर्स की वजह से जाएगा? हर चीज सर नॉर्मल का नॉर्मल कंपोनेंट फोर्स की वजह से। नॉर्मल लग रहा होगा ना इसके ऊपर इस तरफ, यस सर। भाई पार्टिकल के ऊपर इस तरफ लगेगा और वेज के ऊपर इधर की तरफ लगेगा तो वो उसको इधर की तरफ मोशन कराएगा। ठीक है, तो हम लोग एक बात मान लेते हैं कि जब ये यहां पहुंचा बॉटम पे, देखना, तो उस वक्त इसका स्पीड हम लोग इधर की तरफ ले लेते हैं, लेट से v1, तो इसका स्पीड v1 ले लेते हैं और इसका स्पीड v2 ले लेते हैं। ध्यान रखना ये v2 हमने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिया है, ठीक है ना, वेज के रिस्पेक्ट में नहीं लिया है। v1 और v2 दोनों ही विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब देखना, अब ये बताओ कि इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे सिचुएशन के लिए क्या x डायरेक्शन में सारे फोर्सेस बैलेंस है? x डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब होगा x डायरेक्शन में मोमेंटम हम लोग यहाँ पे कंजर्व कर सकते हैं। तो अब ये बताओ कि x डायरेक्शन में मोमेंटम इनिशियली क्या था? इनिशियली 0 था। फाइनली क्या होगा? तो फाइनली होगा -6m v1 एंड प्लस m इंटू v2। तो यहां से हमें इक्वेशन मिलेगी v2 इज इक्वल टू 6v1। ये इक्वेशन आई है मोमेंटम कंजर्वेशन से। और दूसरा हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से क्या बोलेंगे? तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसके पास जो पहले पोटेंशियल एनर्जी थी वो दोनों की काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। डायरेक्ट बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? दोनों ब्लॉक्स की काइनेटिक एनर्जी में। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी? तो इसके पास थी mg इंटू a और काइनेटिक एनर्जी दोनों की अलग अलग लिख दो, तो हाफ 6m इंटू v1 स्क्वायर एंड प्लस हाफ m इंटू v2 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 2 है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमको v1 निकालना है। तो अगर किसी ने निकाला है तो बताओ। सर v1 इज इक्वल टू √5a/6 आ रहा है क्या? जी भी आएगा ना, जी नहीं आ रहा है? सर जी कैंसिल हो गया ना सर उसमें, तब आ रहा है। जी का वैल्यू रख दिया है। यस सर, मतलब जी का वैल्यू रख दिया। निकालो बाकी लोग भाई। दोनों इक्वेशन से v1 v2 से v1 निकल आएगा। v1 की वैल्यू निकल आएगी। अच्छा, इसको मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा एक स्टेप अगर और आगे बढ़ाऊं तो इसमें हमसे निकालने के लिए कह सकता है ऑल्सो कैलकुलेट normal contact acting on smaller block when it reaches point A of bigger block। v1 कितना आया बाकी लोग बताओ भाई? √GH/6 सर रूट ऑफ यहाँ पे दूसरा आ रहा है सर। अपॉन 6। नहीं सर, 6 बाहर है रूट के। 6 रूट कितना? ये है। ये भी नहीं है? यही है। नहीं सर आंसर आ रहा है √10a, अंडर रूट में ये अपॉन 21 आ रहा है सर। ये सर 21 का मान मतलब सर यही आ रहा है 10a/21। सब कुछ अंडर रूट के अंदर है। ये सर सब कुछ अंडर रूट के अंदर।
तुम लोग कैलकुलेशन कैसा करते हो भाई? एक बार में आंसर सही आना चाहिए, इतनी देर से वेट कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा सर, देखो इसमें जो स्मॉलर ब्लॉक है, स्मॉलर ब्लॉक इज 50 एम क्या सर? मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ। अब देख लो पहले, मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक। देखो ग्राउंड फ्रेम में स्मॉलर ब्लॉक का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन नहीं है। अगर तुम्हें स्मॉलर ब्लॉक का सर्कुलर मोशन देखना है तो तुम्हें बिगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। और जब हम बिगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में बनाएंगे इक्वेशन, समझना ध्यान से, तो जब हम बिगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो इसका जो वेलोसिटी लेंगे ना हम लोग, वो ना तो v1 लेंगे और ना ही v2 लेंगे, बल्कि v1 प्लस v2 लेंगे। नॉर्मल इसके ऊपर इधर की तरफ लग रहा है, mg इसके ऊपर इधर की तरफ लग रहा है, और ये a रेडियस के सर्कुलर पाथ में चल रहा है। तो ये बात हम लोग तभी बोल सकते हैं जब हम विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक हों। तो विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक अगर इक्वेशन बनाएंगे तो ये बनेगा n माइनस एम जी इक्वल टू m v स्क्वायर बाई r। तो v की जगह v1 प्लस v2 आएगा, तो यहां से हमें n का वैल्यू मिलेगा v1 v2 दोनों रखने के बाद। ठीक है ना? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जनरली गलत हो जाता है। v2 हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में v2 है। v2 किस फ्रेम में है? ग्राउंड फ्रेम में है, और ग्राउंड से देखने पे वो जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। अगर तुम चाहते हो सर्कुलर मोशन नजर आए तो सर्कुलर मोशन उस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में नजर आएगा। तो जब तुम बड़े वाले ब्लॉक पे बैठोगे तो उसकी वेलोसिटी v2 नहीं होगी बल्कि v2 प्लस v1 होगी। तो v2 प्लस v1 यूज होगा। देख लो यहां से क्या आता है निकल के। सर ये थोड़ा वेलोसिटी का समझ में नहीं आया सर। सर स्क्रीन थोड़ी ऊपर स्क्रॉल करने से जहाँ क्वेश्चन लिखा था एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो इसमें ये आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो देखो इसमें। अब इसमें भी क्या होगा कि जैसे जैसे ये ब्लॉक इसके कर्व्ड सरफेस पे चढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे वो कैपिटल एम की वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, और इनफैक्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर एज्यूम कर लें कि जब वो उसको ब्रेक ऑफ करने वाला होगा, तो ब्रेक ऑफ करने वाला होगा का मतलब ये हुआ ये सपोज कैपिटल एम है, और जब ये स्मॉल एम यहां पहुंचा होगा तो ब्रेक ऑफ करने के टाइम पे मान लेते हैं कि इसका वर्टिकल वेलोसिटी v2 है, और उस वक्त तक ये जो कैपिटल एम है इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v1 भी आ गई होगी। और एक बात, क्या इसके पास भी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v1 होगी? क्योंकि वर्टिकल पोर्शन पे अगर वो दोनों कांटेक्ट में हैं तो दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम ही होगा। दोनों अगर इस पॉइंट पे, मेरा मतलब है कि ये जो वर्टिकल लाइन है अगर यहाँ पे इस जगह दोनों कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में तभी हो सकते हैं जब दोनों पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम हो, नहीं तो वो दोनों सरफेसेस अलग हो जाएंगी। तो एक्स डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम है, वाई डायरेक्शन में स्मॉल एम के पास v2 और है, जिसकी वजह से ये जब ब्रेक ऑफ होगी तो ब्रेक ऑफ होने के बाद फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन जाएगा, और प्रोजेक्टाइल मोशन में ये कितनी हाइट कवर करेगा, तो ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर हमको v2 मिल जाए तो हमको मालूम है कि कितनी हाइट कवर करेगा, तो v2 स्क्वायर अपॉन 2g कवर होगा। याद है प्रोजेक्टाइल? तो हम सबसे पहले इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नेट फोर्स
एक्स डायरेक्शन में फिर से 0 है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम एक्स डायरेक्शन का कंजर्व्ड है। सर अच्छा, आप वाई डायरेक्शन के मोमेंटम के बारे में क्या कमेंट करेंगे? वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में mg लग रहा है ना, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कंजर्व है सिर्फ। तो इनिशियल मोमेंटम अगर लिखेंगे mv और फाइनल मोमेंटम अगर हम केवल एक्स डायरेक्शन में लिखेंगे, ध्यान से देखना, तो ये आएगा v1। तो तुम्हें यहां से v1 की वैल्यू मिल गई, v1 की वैल्यू मिल गई mv अपॉन m प्लस m। अब तुमको v1 मिल गया है और तुम्हें v2 निकालना है। तो हम ये भी जानते हैं कि इस प्रोसेस में मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व है, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर लगाएंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है स्मॉल m की हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बाकी सब 0 है। जब ये h हाइट पे पहुंचा तो ध्यान से देखना, उस स्मॉल m की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और कैपिटल M की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ कैपिटल M इंटू v1 स्क्वायर, और स्मॉल m का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा mgh। तो तुम्हें यहाँ पे v1 की वैल्यू रखनी है और v2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इनिशियल लेवल क्या आंसर होगा, कैलकुलेट करो जरा पूरा क्वेश्चन। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इनिशियल लेवल, तो इनिशियल लेवल से अगर आंसर देना है तो हमें इसमें h में v2 स्क्वायर अपॉन 2g ऐड करना होगा। देखो कैलकुलेट होके जो आंसर दिया है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ मुझे कौन से स्टेप में डाउट है। कौन से स्टेप में डाउट है बताइए। सर हाँ बोलिए। देखना फिर ये सॉल्व करके इसके इक्वल आना चाहिए जो गिवन है, m इंटू वी स्क्वायर कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2g m प्लस कैपिटल M। ठीक है, कोई डाउट नहीं तो। सर हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, हम ये पूछ रहे हैं, जैसे आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन बताया था ना, तो ऐसे इसको नहीं कर सकते हैं? ये सर्कुलर मोशन हो रहा है क्या यहाँ पे? हवा में आने के नहीं बाद सर, इस पॉइंट से तो हो रहा है ना, जिस पॉइंट से वो सर ऊपर जा रहा है। बेटा ये सर्कल नहीं है, ये पैराबोला है ना, हवा में है पार्टिकल, स्ट्रिंग से नहीं बंधा हुआ है ना। स्ट्रिंग से कनेक्ट नहीं है, हवा में है ये पार्टिकल। अरे सर, वहां की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो ऐसे ही प्रोजेक्टाइल से हुआ, हम यहाँ की बात कर रहे हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फालतू टाइम ना पास करो, तुम्हारे डाउट ही ऐसे रहते हैं। इसमें क्वेश्चन हम थोड़ा और आगे बढ़ा दे रहे हैं। एक तो हमें इसमें निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ बीड एंड द डिस्टेंस इट स्लाइड्स अप टू दैट इंस्टेंट, और हमें इसमें यह भी निकालना है ऑल्सो कैलकुलेट displacement of center of mass of the system till that instant, सर जो डिस्टेंस होगा वो L1 माइनस cos थीटा बाय 3 आएगा, डिस्टेंस लिमिट। हाँ अप्रोक्सीमेटली इतना ही आना चाहिए शायद। देखो आंसर याद तो नहीं है, मान लेते हैं कि कुछ देर के बाद
सिचुएशन इस तरह से है कि ये जो 2m है, ये 2m अपनी पोजीशन से, प्रीवियस पोजीशन से थोड़ा आगे आ गया है, तो ये 2m है। तो मान लेते हैं कि 2m आगे गया x, ठीक है, और क्योंकि ये स्ट्रिंग टिल्ट हो गई होगी, तो अब ये जो कैपिटल M है ये यहाँ पे होगा, M जो है। तो इस M की भी जो पोजीशन है वो पुरानी पोजीशन से थोड़ा इधर की तरफ होगा। ठीक है, और हमें जिस पोजीशन में निकालना है वहां पे ये कह रहा है कि जो स्ट्रिंग है वो वायर के साथ थीटा बना रही है, यानी ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये देखो कि ये जो स्मॉल m है ये इधर कितना डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस बनेगी l माइनस एक्स। भाई ये पूरी l है, ध्यान से देखो, तो l में से अगर हम x हटा देंगे तो ये बचेगा l माइनस एक्स, और इस l माइनस एक्स में से भी ये वाला डिस्टेंस हटा दो अगर, तो ये वाला डिस्टेंस है l cos थीटा, चेक करो तो हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस आएगा l माइनस एक्स माइनस l cos थीटा। ठीक है, अब अगर हम फोर्सेस देखें, फोर्सेस किसके ऊपर कौन कौन से लग रहा है, तो देखो स्मॉल m के ऊपर एक t इधर लग रहा होगा, 2m के ऊपर एक t इधर लग रहा होगा, 2m के ऊपर उसका वेट 2mg नीचे लग रहा होगा, और उस वायर से लगने वाला नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, और इस m के ऊपर इसका वेट mg नीचे लग रहा होगा। इतने फोर्सेस हैं। तो अगर हम इन दोनों का कंबाइंड सिस्टम लें तो इस कंबाइंड सिस्टम में तुम देखोगे ध्यान से कि टेंशन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टेंशन ही है जो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट लग रहा है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में कोई और फोर्स है ही नहीं। तो x डायरेक्शन में इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा। तो F नेट अलोंग x डायरेक्शन 0 है। ठीक है, तो इसका जो VCM होगा वो कांस्टेंट होगा। अब ये बताओ कि VCM इनिशियली क्या था। इनिशियली अगर तुम देखोगे तो सिस्टम को हमने रेस्ट से रिलीज किया है, तो अगर इनिशियली VCM 0 है तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, m डेल्टा x1 प्लस 2m डेल्टा x2 इक्वल टू 0। अब m का डिस्प्लेसमेंट देखो ध्यान से, m का डिस्प्लेसमेंट जो मैंने लिखा है ना वो लेफ्ट साइड में है। अब क्योंकि वो लेफ्ट में है तो माइनस में जाएगा यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे माइनस l प्लस x प्लस l cos थीटा। और 2m का डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो 2m का डिस्प्लेसमेंट प्लस x आएगा इक्वल टू 0। तो यहां से जरा x की वैल्यू निकालो, क्या आती है, क्यों भाई कितनी आती है, l/3 1 माइनस कॉस थीटा आती है, बताओ। l/3 1 माइनस कॉस थीटा आती है। यहां तक क्लियर है या नहीं, बताओ, ये नहीं आया समझ में, पुराना ये बात यूज की है। इसके बाद हमसे पूछा क्या हुआ है, हमसे पूछा हुआ फाइंड द स्पीड ऑफ बीड। तो बीड का क्या स्पीड होगा, तो देखो स्पीड के बारे में भी हम लोग ऐसे बोलेंगे कि मान लेते हैं कि ये इधर की तरफ जा रहा होगा v2 स्पीड से, और ये जो m है ये इधर की तरफ आ रहा होगा v1 स्पीड से। लेकिन ये जो v1 है ये हम एज्यूम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बीड, क्योंकि बीड के रिस्पेक्ट में ही जो उसके पास वेलोसिटी होगी वो सर्कुलर मोशन टाइप की होगी। मतलब स्मॉल m ग्राउंड से सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम बीड के रिस्पेक्ट में देखें तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो उस स्मॉल m के पास जो हमने v1 एज्यूम किया है, उस v1 का जो डायरेक्शन है वो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर तभी होगा जब हम बीड के रिस्पेक्ट में देखेंगे उसको। तो अगर हम x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करें, px इज इक्वल टू कंजर्व,
तो ध्यान से देखना, इनिशियल मोमेंटम 0 है, बाद में बीड का कितना लिखेंगे, तो बीड का लिखेंगे 2m इंटू V2, और ध्यान से देखना m का मोमेंटम अगर लिखना है x डायरेक्शन में, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला थीटा होगा, यानी ये वाला भी थीटा होगा। तो V1 का कौन सा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आएगा, तो देखोगे V1 साइन थीटा आएगा, तो ये होगा माइनस V1 साइन थीटा, और उसमें V2 और ऐड कर देंगे क्योंकि हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो यहां से हमको एक रिलेशन V1 V2 का ये मिलेगा, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2, और एक हम लोग अप्लाई करेंगे यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में ये बताओ कि वो जो स्मॉल m है वो कितना नीचे आया है, तो ये वाला h निकाल सकते हैं, यहां से यहां का h कितना हाइट नीचे आएगा इस मूवमेंट तक, क्योंकि वही पोटेंशियल एनर्जी है जो दोनों की काइनेटिक एनर्जी बनेगी। तो हाफ 2m इंटू V2 स्क्वायर एंड प्लस हाफ m। अब देखो m की वेलोसिटी लिखनी है, तो m जो है वो V1 और V2 का रिजल्टेंट आएगा। m के पास V1 भी इधर है और m के पास V2 भी इधर है, ग्राउंड फ्रेम में बात करें अगर तो इसकी वेलोसिटी बनेगी V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos 90 प्लस थीटा, ये आएगी इक्वेशन 3। तो 2 और 3 सॉल्व करके V1 V2 दोनों निकल आएंगे। कैलकुलेशन छोड़ दो, लेकिन बाकी सब जो करा हुआ है वो ध्यान से देखो। सर लास्ट में समझ में नहीं आया। ये जो काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई है ना, हमें उसकी जो स्पीड चाहिए वो स्पीड ग्राउंड फ्रेम में चाहिए। तो इसके पास दो वेलोसिटी है ना, V1 इधर है, V2 इधर है, तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट निकालने के लिए बीच में एंगल लेंगे ना। यस तो ठीक है, हमें जो काइनेटिक एनर्जी में स्पीड यूज करनी है वो ग्राउंड फ्रेम में करनी है, और ये जो V1 हमने एज्यूम की है ये हमने बीड के रिस्पेक्ट में एज्यूम की थी, इसलिए ऐसा हो रहा है। सर एक चीज बताइए, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी की सिर्फ लेंगे ना, हॉरिजॉन्टल क्यों लेंगे? अरे एनर्जी में तो बेटा दोनों ही लेंगे ना, एनर्जी में केवल एक क्यों लेंगे, एनर्जी तो कंप्लीट होती है ना। काइनेटिक एनर्जी में हम कब से कंपोनेंट लेने लगे ये बताओ, स्केलर क्वांटिटी है। सर इसमें सर एक इक्वेशन वो भी तो लगेगी सर, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वाली सर, लाइन जॉइनिंग, मतलब सर स्ट्रिंग के लॉन्ग कंपोनेंट वेलोसिटी के सेम होने चाहिए, वो नहीं लगाई, क्योंकि मैंने ये जो V1 जब एज्यूम किया ना, जब हम बीड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी एज्यूम कर रहे हैं तो हमने V1 एज्यूम किया है, तो इसका मतलब हमने ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं ली है, क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग बीड के रिस्पेक्ट में इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी, वो बात यूज हो गई। उसका कंपोनेंट 0 हो जाएगा उस डायरेक्शन में। जब हमने V1 इधर एज्यूम किया तो वो बात काउंट कर ली, ऐसे समझो, ठीक है ना। अगर सर ऐसा कर सकते थे, कैसा कर सकते थे सर? अगर हम लोग ग्राउंड से सॉल्व करते, मतलब सर बेटा जो वेरिएबल मैंने लिए हैं वो अलग तरह से लिए हैं, तुम जो बोल रहे हो वो अलग तरीका है, वो अलग करेंगे तब यूज आएगा। जैसे मान लो कि हम 2m को इधर वेलोसिटी V2 है, अब इसकी वेलोसिटी नहीं मालूम है तो तुम इसकी वेलोसिटी V3 इधर ले लो, V4 इधर ले लो, जनरल डायरेक्शन में ले लो जब तुम्हें मालूम नहीं है। जब तुम जनरल डायरेक्शन में लोगे V3 और V4 तो तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ रहा है। अब तुम यहाँ कंडीशन लगाओगे कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग कंपोनेंट सेम होने चाहिए, तो एक इक्वेशन और बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल इसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मैंने जब V1 एज्यूम किया तो V1 मैंने ऑलरेडी स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर ले लिया, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर ही तो होगी उसकी वेलोसिटी, अलोंग द स्ट्रिंग तो दूर जाएगा नहीं, तो वो बात होगी है, वो पॉइंट इंक्लूड हो गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर चाहिए तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा वाई सी एम, डेल्टा वाई सी एम की वैल्यू होगी m इंटू डेल्टा y1
2m इंटू डेल्टा y2 अपॉन m प्लस 2m। तो अब ये बताओ कि y डायरेक्शन में स्मॉल m कितना नीचे आया। तो ध्यान से देखो, y डायरेक्शन में जो स्मॉल m है वो h डिस्टेंस नीचे आया है, और 2m जो है वो y डायरेक्शन में चल नहीं रहा है, तो 2m इंटू 0 हो जाएगा और अपॉन में 3m आएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ h/3। ठीक है ना। और h की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, h कितना है डायग्राम से, l साइन थीटा है, तो ये आंसर -l/3 साइन थीटा हो जाएगा। लास्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, क्या है ये सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन है, इससे आगे कहीं नहीं कोई कुछ पूछेगा, क्योंकि हमने इसको जनरल मूवमेंट पे सॉल्व किया है, जनरल मूवमेंट पे जनरल वेलोसिटीज लेके सॉल्व किया है। ठीक है, बताओ। ठीक है, नहीं ठीक है। सर अभी तो ठीक है सर, एक बार समझेंगे, कुछ डाउट हो तो कल बता दीजिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो, इसमें फर्स्ट स्टेप में तो हम लोग यही बोलेंगे कि जब ये पहले वाले वेज से नीचे उतरेगा और नीचे उतर के जब ये ग्राउंड पे आ गया होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो मान लेते हैं ये v1 से इधर जा रहा होगा और ये v2 से इधर जा रहा होगा। तो इस प्रोसेस में भी हम लोग x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो लिखेंगे 0 इक्वल टू माइनस कैपिटल M v2 एंड प्लस स्मॉल m इंटू v1। एक इक्वेशन ये आएगी और दूसरी इक्वेशन एनर्जी, तो एनर्जी की लिखेंगे mgh इज इक्वल टू हाफ कैपिटल M इंटू v2 स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m इंटू v1 स्क्वायर। ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके यहां से v1 का वैल्यू निकाल लेना है, पहला स्टेप। इसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन ये एक दूसरा वेज है जो इनिशियली रेस्ट पे है और ये जो स्मॉल m है ये v1 वेलोसिटी से इसके ऊपर चढ़ने जा रहा है। तो जब ये इसके ऊपर मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका होगा, अब ये बात तो पक्की है कि पूरा हाइट तक तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो इनिशियल एनर्जी थी उसमें से कुछ एनर्जी कैपिटल M लेके चला जा चुका है, तो उसके पास जो बचेगी उतनी नहीं बचेगी कि पूरा ऊपर चला जाए, तो ये कुछ कम हाइट तक ही जाएगा। मान लेते हैं कि ये यहां से h डैश हाइट तक जाएगा। अच्छा, कितनी हाइट तक? जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा ना इसके रिस्पेक्ट में, उस वक्त ये भी मूव कर रहा होगा v3 से और ये भी मूव कर रहा होगा v3 से। ये समझना ध्यान से, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों का वेलोसिटी उस वक्त सेम होगा। कैपिटल M के रिस्पेक्ट में ये ऊपर जाना रुक गया है, यानी कैपिटल M के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। तो ये h डैश हमको निकालना है। तो हम फिर से यहाँ पे फिर से यही दोनों कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन x डायरेक्शन में लगाएंगे तो हमको मिलेगा mv1 इज इक्वल टू m प्लस कैपिटल M इंटू v3। तो यहां से तुम्हें v3 मिल जाएगा mv1 अपॉन
m प्लस m, और h डैश निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ m प्लस m इंटू v3 स्क्वायर एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल m के पास। तो पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल m के पास है mg h डैश। तो जब तुम v3 और v1 की वैल्यू डालोगे तो यहाँ से तुम्हें h डैश निकालना है। तो ये जो आंसर दिया ये आना चाहिए। देखो ध्यान से बताओ। बोलिए। ठीक है, कंप्लीट जरूर कर लेना। सर हाँ बोलिए। सर ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपने जो ब्लॉक की स्पीड v1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ली है। हाँ तो सर मतलब ये आपको पता कैसे चलता है कि किस क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम लेना है या फिर ग्राउंड से तो लेना है? अगर हमें ग्राउंड से उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कंफर्म है, अगर हमको ये बात मालूम है कि ग्राउंड से उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल ही होगा, तो हम उसको ग्राउंड से ही एज्यूम करते हैं। प्रेफरेंस हमारी यही रहती है कि ग्राउंड से लेना चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि ब्लॉक जो है वो किसी एंगल पे मूव कर रहा होता और इस कैपिटल एम के ऊपर होता, तो हम लोग ये बोलते कि कैपिटल एम के ऊपर है और कैपिटल एम के ऊपर ही चल रहा है। तो अगर उसकी वेलोसिटी एंगल पे है तो पहले हमें कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में एज्यूम करनी पड़ेगी उसके सरफेस के अलाउंग, और उसमें कैपिटल एम वाली वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी, तब वो ग्राउंड के लिए कन्वर्ट होगी। पहुंचना तो हमको अल्टीमेटली ग्राउंड की वेलोसिटी पे ही है। ठीक है ना। अब इस केस में हमको मालूम था कि जब वो हॉरिजॉन्टल पोर्शन पे आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में ही होगी, तो हमें कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। यस सर। पिछले क्वेश्चन में ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो इसकी वेलोसिटी है, ग्राउंड से इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है ये हमको नहीं मालूम था। तो हमने देखा कि अगर हम इसके ऊपर बैठ जाएं, यानी 2m के ऊपर बैठ के अगर विजुलाइज करें, तो 2m पे बैठ के ये इधर जाता हुआ नजर आएगा। तो 2m के रिस्पेक्ट में हमने v1 ले ली, और 2m वाली वेलोसिटी अगर इसमें हम ऐड कर दें तो ये मिलके ग्राउंड वाली हो जाएगी। यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि ग्राउंड से डायरेक्शन नहीं मालूम था। यस सर। मतलब जब डायरेक्शन का हमें पक्का पता हो कि यही होने वाला है तो ग्राउंड से लेना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, इसको कंप्लीट करना फिर। तो लेक्चर में इतना ही रखते हैं।